नमस्कार। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हमने पूर्व कक्षा में हमारा जो भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हमने उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम में हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है, जिसको हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। और पूर्व में जो मरुस्थलीय प्रदेश का हमने अध्ययन किया, तो मरुस्थल के प्रमुख प्रकार, मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, फिर शुष्क मरुस्थल में भी जो 2 टाइप थे, है ना, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त, उनका हमने अध्ययन किया। अर्धशुष्क में भी हमने 4 प्रकार थे, गग्गर और शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, लूनी बेसिन, इसका हमने डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में पर्वतमाला को माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्री कैम्ब्रियन काल का संदर्भ जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो जो प्रारंभिक समय था उसको हम प्री कैम्ब्रियन काल के रूप में जानते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको जैसा कि पहले हमने बात करी थी कि स्थलखंड पेंजिया और ये था स्थलखंड। तो स्थलखंड को हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया। पैंथालासा जो था वह था जलखंड। तो पहले जो पेंजिया स्थलखंड था वो पूरा का पूरा एक यूनाइटेड भाग था, और उसमें विभंजन होने के बाद जो जलखंड है वह जलखंड तैतीस सागर के रूप में एक नवीन निर्माण करता है। तो हमें यहाँ जब हम अरावली पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब पेंजिया का विखंडन हुआ, तो इस पूरे क्रम में पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। ये उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। और ये जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के मध्य का जो भाग है, इन दोनों के मध्य का भाग जो वो कहलाया हमारा ये वाला भाग तैतीस सागर। ये भाग कहलाया तैतीस सागर। ये हमने पूर्व में भी डिटेल से इसका अध्ययन कर लिया था। तो हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी बात करते हैं, तो क्या किस काल में निर्माण हुआ इसका? प्री कैम्ब्रियन काल में, पृथ्वी के निर्माण के तुरंत बाद ही। और ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात दक्षिण का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यहाँ एक वर्ड समझना हमें, वलित। जो सब समझना वो क्या है? वलित। जब हम पर्वत निर्माण की बात करते हैं तो पर्वत निर्माण में भौतिक भूगोल में सामान्य रूप से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ क्या एक वर्ड, पर्वतों का निर्माण, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ पर्वत भ्रंश से निर्मित होते हैं, कुछ वलन से निर्मित होते हैं। तो ये जो क्रम है, जो पर्वत के निर्माण की बात हम कर रहे हैं, तो जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत कैसे बनते हैं? संपीड़न से। जब 2 भाग एक दूसरे की तरफ आएगा, दो भाग भूखंड एक दूसरे की ओर आएंगे, और एक दूसरे की ओर आने के क्रम में उनके मध्य का भाग जो है इस तरह से ऊपर उठ जाएगा, तो वह कहलाएगा वलित पर्वतमाला। तो वह क्या कहलाएगा? वलित पर्वत के रूप में। तो 2 भूखंडों का एक दूसरे की ओर गमन होगा, 2 भूखंड एक दूसरे की ओर आएंगे, और जब दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर आएंगे तो उनमें जब टकराव होगा तो जो मध्य का भाग है, उनका किनारे वाले भाग है, वो किनारे वाले भाग क्या हो जाएंगे? वलित हो जाएंगे। इस तरह से वलित हो जाएंगे। तो ये जो वलन है, इसमें इस तरह से वलन बन जाएंगे। तो ये जो पर्वतीय क्रम है ये वलित पर्वतमाला। तो ये कौन सी है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड पर्वत है। और ये चूंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कठोरतम चट्टानों का ये क्रम था, और पृथ्वी के निर्माण के समय ही इनका निर्माण हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आज की जब हम बात करें तो आज क्या है ये? आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गए। आज क्या रह गए?
केवल अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गए, अवशेष के रूप में रह गए। इनका इतना अधिक अपरदन हो गया कि ये यहाँ से कटते वे आज क्या हो गए, ये केवल एक अवशेष के रूप में रह गए हैं। और अवशेष कौन से रहता है, कठोरतम चट्टानी समूह। तो हमें क्या जानना, अरावली पर्वतमाला प्रीकैम्बियन काल में बनी, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है क्योंकि इसमें वलन बनते हैं। दूसरा, वलन क्यों बने, वलन बनने का कारण क्या है कि भूखंड एक दूसरे की ओर क्या हुआ, आमने सामने से टकराए, और जब आमने सामने से टक्कर हुई तो उनमें क्या हुआ, संपीड़न हुआ, और संपीड़न होने के कारण उन दोनों के जो किनारे हैं, वो किनारों का जो भाग है वो क्या हुआ, वलित हो गया, और वलित होने के कारण वह भाग जो है वलित पर्वत के रूप में रहा। अब हम अगर इसके विस्तार की बात करें तो आप देखिए, विस्तार सामान्य रूप से इसका जो है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसीना हिल तक है। गुजरात के पालनपुर से लेकर, ये जो गुजरात में पालनपुर है, पालनपुर से लेकर, है ना, दिल्ली में रायसीना हिल्स तक है, रायसीना हिल्स तक है। तो पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल्स, इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये जो 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान में अरावली कितने किलोमीटर में है, तो राजस्थान में अरावली की बात करें तो राजस्थान में ये कितनी है, राजस्थान में अरावली है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है जो 692 किलोमीटर है, उसका कितना हिस्सा है, 79.48%। 79.48% हिस्सा इसका जो है वो किसमें है, मुख्य रूप से हमारा राजस्थान में है। मुख्य जिलों की जब हम बात करें तो देखिए, मुख्य जिले जिसमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, इसमें जालोर का कुछ हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है। जालोर का थोड़ा बहुत हिस्सा जो पहाड़ियों के रूप में हम उनको इसमें सम्मिलित करते हैं। बाकी अधिकतर जैसे ये जो है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिला इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही साथ चित्तौड़ जिला इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही साथ इसमें चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें सम्मिलित होता है। भीलवाड़ा का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। भीलवाड़ा का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। टोंक का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। टोंक का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। उसके बाद कोटपुतली का भाग इसमें सम्मिलित होता है। कोटपुतली का भाग सम्मिलित होता है इसमें। इसके अलावा उत्तर की बात करें तो खेड़थल तिजारा का भाग सम्मिलित होता है। खेड़थल तिजारा का भाग सम्मिलित होता है। अलवर का भाग सम्मिलित होता है। अलवर का भाग इसमें सम्मिलित होता है। तो मुख्य रूप से ये जो जिले हैं, ये जिले मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के जिले हैं, अर्थात खेड़थल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, अलवर है, जयपुर है, टोंक का कुछ भाग आता है, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग सम्मिलित होता है, उदयपुर का कुछ भाग सम्मिलित होता है, सलूम्बर का भाग इसमें सलूम्बर जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है। अर्थात अगर अरावली के 41 जिलों के संदर्भ में बात करें तो कौन कौन से नए जिले हैं अरावली के, मुख्य रूप से अरावली के नए जिलों की बात करें तो देखिए, खेड़थल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, ब्यावर है, सलूम्बर है। ये वो जिले हैं जो राजस्थान के 41 जिलों के क्रम में बात करें तो नए जिले बनाए गए थे, वो जिले अरावली के हिस्से में हैं। अब हम ये बात करते हैं कि देखिए, अरावली जो है इसकी तुलना हम कहाँ से करते हैं, तो अरावली की तुलना हम करते हैं अमेरिका का अपलेशन पर्वतमाला, जो अमेरिका की अपलेशन पर्वतीय रेंज है, हम उससे इसकी तुलना करते हैं और ये उसके समतुल्य हैं। ये जो अमेरिका का खंड है, उस अमेरिका के भाग में इस पूर्वी भाग पर एक पर्वतीय क्रम पाया जाता है, पूर्वी भाग में अमेरिका में, वह इसे कहते हैं अपलेशियन रेंज। तो ये जो अपलेशियन पर्वत क्रम है उससे हम किसकी तुलना करते हैं, हमारे अरावली पर्वतमाला की तुलना करते हैं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं जो हमें जाननी जरूरी है अरावली के लिए, वो है। अब हम आगे और विशेषताओं की बात करें तो और विशेषताएं क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है, जल विभाजक का काम करता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अफवाह तंत्र को क्या करता है,
अलग करता है। तो मुख्य रूप से इसका एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जल विभाजक के रूप में जल को 2 भागों में विभाजित करता है। पश्चिम का जो जल है वो अरब सागरीय प्रणाली बनाता है, अरब सागरीय प्रणाली बनाता है। पूर्व का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह बनाता है, बंगाल की खाड़ी अपवाह क्रम का निर्माण करता है, बंगाल की खाड़ी अपवाह क्रम का निर्माण करता है। मरुस्थल का रक्षक है, ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये जो मरुस्थल से रेत उठकर आती है, इस रेत को यहाँ रोकने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये अवरोधक का काम करता है, मरुस्थल का अवरोधक का काम करता है। खनिज और जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखिए, जब भी पृथ्वी का निर्माण होगा तो सबसे पहले जो चट्टानें बनेगी वो चट्टानें कहलाएगी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की होती है? कठोर होती है, उनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, कठोरता होती है उनमें आग्नेय चट्टान में। इनमें किस प्रकार के खनिज अधिकता में मिलते हैं? धात्विक खनिज अधिकता में मिलते हैं। इनमें किस प्रकार के खनिज मिलेंगे? धात्विक खनिज अधिकता में मिलते हैं। तो यहाँ धात्विक खनिजों का ये भंडार, खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान का सर्वाधिक खनिज भंडार हमें अरावली पर्वतमाला में मिलता है। साथ ही साथ चूंकि पहाड़ी क्रम है तो यहाँ वनस्पति भी है। वनस्पति होने के कारण यहाँ वनस्पति मिलेगी, वनस्पति होगी तो यहाँ क्या होगा? जंगली जीव भी मिलेंगे और जंगली जीव होंगे। साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, यहाँ नदियों का उद्गम स्थल भी है, ये नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो नदियों का उद्गम स्थल होने से जल प्रधानता भी मिलेगी। इन सभी के योगदान से यहाँ वन्य जीवों की ये क्या हो जाती है? शरणस्थली हो जाती है, वन्य जीवों की शरणस्थली। तो जो हमारी अरावली है वो वन्य जीवों की शरणस्थली के रूप में भी इसका महत्व है। साथ ही साथ जो हमारे जैसे इसके खनिजों की संदर्भ में बात करें तो धात्विक खनिज हैं। साथ ही साथ हमारा यहाँ संगमरमर यहाँ प्रचुरता के साथ मिलता है, ग्रेनाइट यहाँ प्रचुरता के साथ मिलता है, जो कि हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित होता है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी अरावली पर्वतमाला का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम जल विभाजक और जलवायु प्राचीर की बात करें तो देखिए 2 खंडों में विभाजित कर रहा है। एक तरफ मरुस्थलीय भाग है, एक तरफ मैदानी भाग है। मैदानी भाग में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, कृषि मिलती है, और जब उपजाऊ कृषि मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी तो वो क्या होगा? धन धान्य से परिपूर्ण भाग होगा। तो यहाँ एक जलवायु की दीवार के रूप में भी ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है, जहाँ एक तरफ शुष्कता है तो दूसरी तरफ आर्द्रता है। जलवायु अवरोधक है, ये मानसूनी हवाओं को, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं आती है, उन बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर राजस्थान में वर्षा कराने में सहयोगी होता है। इस तरफ से जो भी मानसूनी पवनें आएगी वो इस तरफ से मानसूनी पवनें उनको क्या करते हैं? ये अरावली जो है ये अवरोधक के रूप में काम करती है, और अवरोधक के रूप में काम करने के कारण यहाँ जो वर्षा है वो इसी भाग में वर्षा हो जाती है, ये इसे आगे बढ़ने नहीं देती है। तो जो ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है उसे रोककर, बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा कराने में सहायक होता है, ये वर्षा कराने में सहायक होता है। और उससे ये मैदानी खंड का निर्माण होता है, उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, उपजाऊ मृदा बनती है, और उपजाऊ मृदा मिलने से उपजाऊ मृदा होगी, जल उपलब्धता होगी, और जब जल उपलब्धता होगी, उपजाऊ मृदा मिलेगी तो क्या होगा? जीवन का निर्माण होगा, जनसंख्या यहाँ मिलेगी तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या का जमाव भी होगा। तो ये जो मैदानी भाग है ये जनघनत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो भाग है जो वर्षा नहीं मिलती है, ये भाग क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं वो यहाँ वर्षा कर देती है, उसके बाद ये हल्की होकर ऊपर उठेगी तो इस तरफ वर्षा नहीं कर पाती है। दूसरा,
जो अरब सागरीय अपवाह क्रम आता है, वह अरब सागरीय अपवाह क्रम जो है, अरब सागर से आने वाली जो पवनें हैं, वो इस पहाड़ी के साथ-साथ क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। इस पहाड़ी के साथ-साथ वह आगे बढ़ जाती है और बिना वर्षा किए राजस्थान से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये जो अरब सागरीय क्रम है, अरब सागरीय क्रम है, मानसून है, ये यहाँ वर्षा करने में असमर्थ होता है और वर्षा नहीं करके ये क्या होता है, आगे निकल जाता है। इससे इस पूरे क्षेत्र का जो निर्माण है वो किस रूप में हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में हो जाता है। वृष्टि छाया का मतलब है कि किसी भी पर्वत के पवन विमुखी ढाल पर पवनों के द्वारा वर्षा नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नमी समाप्त हो जाती है, तो वह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। और किसी भी पर्वत के सम्मुख ढाल, जिसको पवनाभिमुखी ढाल भी कहते हैं, पवन की दिशा की ओर वाला जो ढाल होता है, वहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो यहाँ देखिए, हम जब ये एक जनरल ज्योग्राफिकल टर्म्स है कि पवनमुखी, पवन विमुखी, तो जब नमी युक्त पवन किसी पर्वत के किसी एक ढाल से टकराएगी, एक दीवार के रूप में वह काम करेगा, तो वो क्या होगा कि वह उस अवरोध के कारण ऊपर उठने का प्रयास करेगा, उनमें संघनन होगा और वर्षा कर देगी। जब वो वर्षा करने के बाद उस पर्वत को पार करके दूसरी ओर जाएगी तो उसमें नमी नहीं होती है, और नमी नहीं होने के कारण वह बिना नमी के उस तरफ अग्रसर होती है। नमी नहीं होने के कारण वर्षा नहीं करती है, तो वह वर्षा नहीं करने के कारण किस नाम से जानी जाती है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, अरावली की सबसे महत्वपूर्ण जब बात आती है तो अरावली की चोटियों की बात आएगी, स्वाभाविक है। बिना अरावली की चोटियों के हम कोई काम आगे कर ही नहीं सकते। तो देखिए, अरावली का हम विभाजन और उसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो पहले हम एक सिंपल इसमें देखते हैं। अरावली को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो जो अरावली का विभाजन है, वो मुख्य रूप से हमने किस भागों में किया है, 3 भाग में किया है। ये भाग कहलाएगा उत्तरी अरावली, ये भाग कहलाएगा मध्य अरावली, और ये भाग कहलाएगा दक्षिणी अरावली। हम इनमें आगे और डिटेल में अभी उत्तरी अरावली की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी अरावली जो है उसकी सबसे प्रमुख चोटी, प्रथम स्थान पर जो है वो है रघुनाथगढ़ सीकर। दूसरी चोटी खो जयपुर, वो है 920 मीटर। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे उत्तरी अरावली की ऊंचाई अधिक नहीं है, उत्तरी अरावली की ऊंचाई अधिक नहीं है, उत्तरी अरावली की ऊंचाई कम है। उसके बाद जब हम मध्य अरावली में आते हैं तो उत्तरी अरावली की तुलना में उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई कम है। तो सबसे कम ऊंचाई की बात करेंगे तो उत्तरी अरावली का खंड है जहाँ सबसे कम ऊंचाई मिलती है। उसके बाद मध्य अरावली में ऊंचाई बढ़ती है। सबसे ऊंची चोटी जो है टाटगढ़ मायरा जी है, ये 934 मीटर, कहीं 933 भी लिखा हुआ आता है, तो ये ध्यान रखना आपको, 933 या 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर जो है वो 873 मीटर है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो ये सबसे ऊंचा भाग है, दक्षिणी अरावली का जो भाग है ये सबसे ऊंचा भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर, देलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, 1380 मीटर। इसी को हमने एक जो दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं उनको केवल हमने इस डायग्राम से देखा है। देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, संतों का शिखर कहा था। शेर 1597 मीटर। फिर देलवाड़ा जो सिरोही में है 1442 मीटर, अर्थात प्रथम 3 जो है वो हमारी कहाँ है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, प्रथम 3 जो है हमारी सिरोही में है।
फिर आता है जरगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में 1431 मीटर, फिर अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, उसके बाद आबू 1295 मीटर 1295 मीटर, उसके बाद कुंभलगढ़ है 1224 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर। ये हमारी जो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका हमने एक ही सीट पर अध्ययन किया है कि मुख्य रूप से ये तो हमें याद होना ही चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। हम डिटेल में और बहुत सारी चोटियां उनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो कम से कम ये जो दक्षिणी अरावली की 7 चोटियां हैं, मध्य अरावली की 2 चोटियां हैं, उत्तरी अरावली की 2 चोटियां हैं, ये तो आपको एकदम फैक्ट याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब हम डिटेल में इन चोटियों की बात करेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं उनको यहाँ देखते हैं। तो उत्तरी अरावली में मुख्य रूप से जिले कौन कौन से आते हैं हमारे, जयपुर आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, कोटपुतली आता है, खेरतल तिजारा आता है और अलवर आता है। तो ये जो जिले हैं मुख्य रूप से ये जिले हमारे किसमें सम्मिलित होते हैं, उत्तरी अरावली के अंतर्गत हम इसमें सम्मिलित करते हैं। मुख्य रूप से इन जिलों को, जिसमें झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, जयपुर, इन जिलों को हम किसमें सम्मिलित करते हैं, हमारे मुख्य रूप से उत्तरी अरावली में सम्मिलित करते हैं। उत्तरी अरावली की अगर चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ किस में है, सीकर में है, कितनी ऊंचाई है, 1055 मीटर। दूसरी कौन सी है, मालखेत है, सीकर में 1052 मीटर। कौन सी है, मालखेत है, सीकर में 1052 मीटर। तीसरी चोटी कौन सी है, लोहारगल है, झुंझुनू में 1051 मीटर। भोजगढ़ है झुंझुनू में 997 मीटर। खो है जयपुर में 920 मीटर, खो है जयपुर में 920 मीटर। हर्ष पहाड़ी सीकर में है 820 मीटर इसकी ऊंचाई है। भेराच जो है वो अलवर में है, उसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बरवाड़ा जो है जयपुर में है, उसकी ऊंचाई 786 मीटर है। बाबाई जो है वो कहाँ है, झुंझुनू में है, 780 मीटर है। बिलाली कोटपुतली बहरोड में है, 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिलाली कोटपुतली बहरोड में 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। मनोहरपुरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 747 मीटर इसकी ऊंचाई है। बैराट कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में 704 मीटर ऊंचाई है। सरिस्का कांकनबाड़ी है वो अलवर में है, 677 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिचून पहाड़ जो है वो जयपुर में है, 656 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिरावास जो है वो हमारा अलवर में है, 656 मीटर इसकी ऊंचाई है। भानगढ़ है जो भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी खंड, यहाँ जो दुर्ग है भानगढ़ अलवर में है, 649 मीटर इसकी ऊंचाई है। जयगढ़ जयपुर में है, इसकी ऊंचाई 648 मीटर है। नाहरगढ़ जयपुर में है, 599 मीटर इसकी ऊंचाई है। अलवर किला अलवर में है, 597 मीटर ऊंचाई है। बालागढ़ जो है अलवर में है, 597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ चूंकि अब इतनी अधिक अगर हम चोटियों को याद करेंगे तो टेबल फॉर्मेट में तो हमें कभी याद नहीं हो सकती। तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए जब भी हम अध्ययन करें, तो ये जो क्रम है इस क्रम को हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन सी किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे अगर आइए हम इसी को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ने का प्रयास करें कि हमें कैसे याद कर सकते हैं इन चोटियों को, तो हम देखें कि जैसे हमारे पास एक तरफ मैप है, हम मान लीजिए शुरू करते हैं सीकर। तो हमारे पास क्या है, हम पहले से ही ध्यान रखें कि सीकर में कौन कौन सी चोटियां हैं, सीकर में कौन कौन सी चोटियां हैं। उन सीकर की जो चोटियां हैं उनको हम पहले तैयार कर लें। तो जैसे सीकर में कौन सी है, रघुनाथगढ़ है, कहाँ है, सीकर में। मालखेत कहाँ है, सीकर में। हर्ष पहाड़ी कहाँ है, सीकर में। तो हमारे पास क्या है, जैसे सूची में 3 पहाड़ियां जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर सबसे ऊंचा भाग है। मालखेत पहाड़ी सीकर में 1052 मीटर है। हर्ष सीकर में 820 मीटर है। अब उसके बाद अगर अगला डिस्ट्रिक्ट हम लेते हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट हम लेते हैं झुंझुनू। सीकर के बाद हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं झुंझुनू। तो झुंझुनू में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, हम उन झुंझुनू की पहाड़ियों को सेलेक्ट करते हैं। तो झुंझुनू में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, झुंझुनू में मुख्य रूप से कौन सी है, लोहारगल है,
झुंझुनू में कौन सी है, लोहारगढ़ है। दूसरी कौन सी है, भोजगढ़ है। तीसरी कौन सी है, बाबई है। तो झुंझुनू में हमारे पास कौन सी पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं। लोहारगढ़ झुंझुनू में है, 1051 मीटर इसकी ऊंचाई है। भोजगढ़ झुंझुनू में है, 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाबई है झुंझुनू में है, उसकी 780 मीटर ऊंचाई है। अब आते हैं हम अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो हम अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर आते हैं, झुंझुनू का कोटपुतली बहरोड लेते हैं। कोटपुतली बहरोड, तो कोटपुतली बहरोड की बात करें तो कोटपुतली बहरोड में जो है वो है बिलाली। कोटपुतली बहरोड में कौन सी है, बिलाली। उसके बाद बैराट जो है वो कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में है। तो जो 2 है हमारे पास, बिलाली कोटपुतली बहरोड में कितने मीटर है, 775 मीटर। बैराट कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में 704 मीटर। तो ये जो 2 चोटियां हमारे, ये किस डिस्ट्रिक्ट में, कोटपुतली और बहरोड डिस्ट्रिक्ट में है। अब उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम आते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक आप देखिए हम जिस क्रम में चल रहे हैं वो क्रम घड़ी की सुई की दिशा में है। हमने पश्चिम से शुरू किया और हम उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। पश्चिम से हम उत्तर से फिर हम इसमें, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते चल रहे हैं। उसके बाद हम अलवर की बात करें तो देखिए अलवर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। अलवर में भैराच है। भैराच कहाँ मिलेगा आपको, अलवर में भैराच की पहाड़ी 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद सरिस्का कांकनवाड़ी, सरिस्का कांकनवाड़ी अलवर में इसकी ऊंचाई 677 मीटर है। इसी सरिस्का अभ्यारण में काली घाटी भी मिलती है, काली घाटी। उसके बाद सिरावास, सिरावास भी कहाँ है, अलवर में है। सिरावास भी कहाँ है, अलवर में है। ऊंचाई कितनी है, 651 मीटर। फिर आता है भानगढ़, भानगढ़ भी कहाँ है, अलवर में है। भानगढ़ भी कहाँ है, अलवर में है। इसकी ऊंचाई है 649 मीटर। फिर आता है अलवर किला, अलवर किला अलवर में है, 597 मीटर इसकी ऊंचाई है। बालागढ़ है अलवर में, 597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी कहाँ मिलते हैं, अलवर में। तो अलवर की जो है पहाड़ियां वो हम देख रहे हैं। अलवर में कौन सी है, भैराच है। अलवर में मुख्य रूप से कौन सी है, भैराच है। सरिस्का है, कांकनवाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो है। उसके बाद सिरावास है, उसके बाद भानगढ़ है, उसके बाद अलवर का जो किला है बालागढ़ है वो इसमें सम्मिलित होता है उत्तरी अरावली की पहाड़ियों के रूप में। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों में जब हम आगे बढ़ते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जयपुर में मुख्य रूप से कौन कौन सी है। तो देखिए जयपुर में है खो, जयपुर में है खो 920 मीटर ऊंचाई, जयपुर में है खो। उसके बाद है बरवाड़ा, जयपुर में कौन सी है, बरवाड़ा 786 मीटर। उसके बाद हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो मनोहरपुरा, मनोहरपुरा मनोहरपुरा 747 मीटर। उसके बाद हम जयपुर की बात करें तो बिचून, जयपुर की बात करें तो कौन सी, बिचून 656 मीटर। उसके बाद हम बात करें जयगढ़, जयपुर 648 मीटर। नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली में जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो चोटियों की बात करें तो कौन सी है, खो है जयपुर में 920 मीटर ऊंचाई, बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर, बिचून जयपुर में 656 मीटर, जयगढ़ जयपुर में 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर। तो ये हमारी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं और उनको हम पढ़ने का ये तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक जब आप अध्ययन करें तो आप अपने हिसाब से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे आते हैं मध्य अरावली की चोटियों की बात करते हैं, मध्य अरावली। तो देखिए सबसे कम मध्य अरावली, मध्य अरावली, ये जो मध्य अरावली का खंड है, मध्य अरावली के खंड में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में, ब्यावर में मिलती है गोरमजी, मायराजी, टाटगढ़ 934 मीटर इसकी ऊंचाई, कुछ जगह इसकी 933 मीटर भी मिलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे प्रश्न में यदि 934 आई तो 934 करनी, शायद 934 और 933 कभी भी एक साथ प्रश्न में नहीं पूछी गई है, तो कभी 933 मीटर कभी 934 मीटर। तो गोरमजी, मायराजी, टाटगढ़ जो है वो ब्यावर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ जहाँ गढ़ बीटली पहाड़ी भी है ना, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। और नाग पहाड़ जो है वो भी कहाँ है, अजमेर में, वो भी कहाँ है, अजमेर में 775
95 मीटर। तो यहाँ जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली में हमें चोटियां तो कम मिलती है, ये बहुत ही सकरा भाग है। मध्य अरावली का जो खंड है वो बहुत ही सकरा भाग है। जैसे उत्तरी अरावली में हमें पहाड़ी की चोटियां मिली, लेकिन वो भाग क्या है, समुद्र तल से अगर हम पूरे अरावली के संदर्भ में ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी अरावली जो है वो सबसे ऊंचाई की दृष्टि से कम भाग है, छोटा भाग है, वहाँ ऊंचाई अधिक नहीं पाई जाती। धीरे धीरे वो क्या होता है, मैदान की तरफ विलीन होने की तरफ अग्रसर होता है, उसका बहुत अधिक अपर्दन हो चुका है, तो वो अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में वहाँ पहाड़ियाँ मिलती है, उनमें सततता नहीं मिलती। उत्तरी अरावली में क्या होता है, सततता नहीं मिलती। जब हम मध्य अरावली में आते हैं तो मध्य अरावली क्या हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, भाग कम है, उसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से अधिक कहीं नहीं मिलती। तो अत्यधिक सकरा भाग अगर आपसे पूछा जाए अरावली का, तो मध्य अरावली वाला भाग है जो अत्यधिक सकरा है। इसमें दर्रे पाए जाते हैं, अर्थात दर्रों का तात्पर्य क्या है, दो पहाड़ियों के मध्य जो तंग रास्ता होता है, दो पहाड़ियों के मध्य जो तंग रास्ता होता है, ये जो तंग रास्ता होगा, तंग रास्ता, ये तंग रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है ना। दो पहाड़ियों के मध्य का जो तंग रास्ता है वो दर्रा कहलाता है। और मध्य अरावली में जो दर्रे हैं, वह दर्रे, मध्य अरावली में जो दर्रे हैं मुख्य रूप से ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये दर्रे इस पूर्वी मैदान से पश्चिमी मरुस्थल को जोड़ने का काम करते हैं, पूर्वी मैदान को पश्चिमी मरुस्थल से जोड़ने का काम करते हैं। इन दर्रों के माध्यम से हम, जैसे ब्यावर में बड़ दर्रा है, बड़ दर्रे से हम जोधपुर को अजमेर से जोड़ते हैं, जोधपुर को जयपुर से जोड़ने का काम इस दर्रे के माध्यम से होता है। तो ये जो बड़ दर्रा है, इस बड़ दर्रे के माध्यम से है ना, यहाँ मुख्य रूप से तो जो पूर्वी खंड है, पूर्वी खंड को किससे, पश्चिमी खंड से जोड़ने का काम जो है इन तंग रास्तों के माध्यम से होता है, उसे मध्य अरावली में दर्रे के नाम से जाना जाता है। ये जो है मध्य अरावली, अरावली का सबसे सकरा भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। ये दक्षिणी अरावली सबसे ऊंचा भाग है, दक्षिणी अरावली जो खंड है ये सबसे ऊंचा भाग है। अब यहाँ सबसे ऊंचा भाग है तो देखिए दक्षिण अरावली किन किन में जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही, ये जो मुख्य जिले हैं, इन जिलों में दक्षिणी अरावली का विस्तार पाया जाता है। और दक्षिणी अरावली का सर्वाधिक चौड़ा भाग, दक्षिणी अरावली का सर्वाधिक चौड़ा भाग जो मिलता है हमें, वह मिलता है हमें दक्षिणी अरावली में। सर्वाधिक ऊंचा भाग जो है वो हमें मिलता है दक्षिणी अरावली में। यहाँ की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंचाई है। हम एक बार इसको इनकी ऊंचाई के क्रम में अध्ययन करते हैं, फिर दोबारा हम इसको अध्ययन करेंगे तो किस क्रम में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के क्रम में अध्ययन करेंगे। उससे क्या होगा कि जब आप निरंतर वीडियो देखते समय भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो गुरु शिखर जो है सिरोही में है, शेर है वो सिरोही में है 1597 मीटर, देलवाड़ा है वो सिरोही में है 1442 मीटर, जरगा है उदयपुर में है 1431 मीटर, अचलगढ़ है सिरोही में है 1380 मीटर, आबू सिरोही में है 1295 मीटर, कुंभलगढ़ है राजसमंद में 1224 मीटर, धोनिया डूंगर है राजसमंद उदयपुर सीमा पर है 1183 मीटर, जयराज है सिरोही में 1090 मीटर, ऋषिकेश हमारा पहाड़ी क्रम में सिरोही में 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर, सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर में 991 मीटर, माकड़ मगरा उदयपुर में है 989 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर, सायरा उदयपुर में है 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर में है 874 मीटर, डोरा पर्वत जो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है वो है जालोर में 869 मीटर, नागपानी उदयपुर में है 867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर में है 840 मीटर, गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर, इसराना भाकर है वो जालोर में है 839 मीटर, रोजा भाकर जालोर में 730 मीटर, जारोला पहाड़ जालोर में 588 मीटर, कोटड़ा उदयपुर में 450 मीटर, ऋषभदेव उदयपुर में 400 मीटर। तो यहाँ देखिए जालोर की जो ये पश्चिमी भाग की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ मुख्य रूप से ये जो पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से जालोर की
इसमें सम्मिलित की जाती है, पूरा जालोर इसमें सम्मिलित नहीं होता। केवल ये जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र, इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ इसमें दक्षिणी अरावली में सम्मिलित की जाती है। तो हमने ये जो क्रम देखा, इन्हीं पहाड़ियों को हम किस आधार पर अध्ययन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर अध्ययन करने से क्या होगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट के अनुसार भी क्रम ध्यान रहेगा और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। अब हम देखिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट की। तो सिरोही की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। कितनी मीटर है? 1722 मीटर, 5650 फीट, 5650 फीट। उसके बाद शेर, वो भी कहाँ है? सिरोही में। उसके बाद देलवाड़ा 1442 मीटर, वो भी कहाँ है? सिरोही में। उसके बाद अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। तो देखिए अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर, ये पहाड़ियां कहाँ है? सिरोही में। आबू सिरोही में। आबू सिरोही में कितनी है? 1295 मीटर, आबू सिरोही में। उसके बाद जयराज सिरोही में, कितनी मीटर है? 1090 मीटर है जयराज। उसके बाद ऋषिकेश सिरोही में, कितनी है? 1017 मीटर है ऋषिकेश। तो सर्वाधिक ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो हमें किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलती है मुख्य रूप से। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, जयराज, ऋषिकेश, ये 5-6 जो मुख्य चोटियां हैं ये किस में है? सिरोही में है। अब हम अगला डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम लेते हैं सिरोही के बाद में उदयपुर को। सिरोही के बाद में उदयपुर को लेते हैं। झरगा उदयपुर 1431 मीटर, झरगा उदयपुर 1431 मीटर। उसके बाद उदयपुर की बात करें तो जो धोनिया डूंगर है ये राजसमंद और उदयपुर की सीमा पर है, 1183 मीटर, ये राजसमंद और उदयपुर की सीमा पर है। उसके बाद उदयपुर की बात करें तो हम कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर, ये उदयपुर में है। उसके बाद हम उदयपुर की बात करें तो माकड़ मगरा 989 मीटर, ये उदयपुर में है। उसका सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। उसके बाद हम उदयपुर की बात करें तो सायरा उदयपुर में है 900 मीटर। उसके बाद हम बात करें लीलागढ़, ये उदयपुर में है 874 मीटर, उदयपुर में है। नागपानी उदयपुर में है 867 मीटर। उसके बाद घोगुंडा, ये उदयपुर में है 840 मीटर। उसके बाद बात करें कोटड़ा उदयपुर में है 450 मीटर। ऋषभदेव उदयपुर में है 400 मीटर, ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। तो हमने उदयपुर की चोटियों का क्रम से अध्ययन किया। उदयपुर में झरगा सबसे बड़ी है 1431 मीटर, धोनिया डूंगर है फिर 1183 मीटर, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। उसके बाद माकड़ मगरा उदयपुर में 989 मीटर। तो आपको अगर जिले की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाए तो आप उससे आराम से आप याद कर सकते हैं। आपको ध्यान रहेगा कि भाई दक्षिणी अरावली में उदयपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि आपसे पूछा जाए उदयपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी होगी? झरगा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। या उदयपुर जिले की 4 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को क्रम से अरेंज कीजिए। उदयपुर जिले की 4 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को क्रम से अरेंज कीजिए और वहां इन में से कोई क्रम दिया जा सकता है। एक प्रश्न का हम डिस्कशन इसमें कर सकते हैं कि जैसे प्रश्न बनाया, आजकल क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आते हैं, मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही कथन कारण वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कथन कारण में अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि झरगा उदयपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। ये हो सकता है कि कौन सा सही है। तो यहाँ क्या हो गया? सब चीज सही है, वहां उन्होंने ऊंचाई बदल दी। ऊंचाई क्या कर दी? 1431 के स्थान पर क्या कर दी? 1597। तो 1597 किसकी है? शेर की है। तो ये कथन क्या हो गया? ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। धोनिया डूंगर राजसमंद उदयपुर सीमा पर अवस्थित है, ये कथन क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरीके से आजकल प्रश्न बनते हैं ना, हमें क्या एक फैक्ट्स को याद नहीं करना है, उन फैक्ट्स का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से अध्ययन करना है और हमें ये अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ये डेवलप आप हर चीज को, क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम जब हम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
सारी जगह आप फैक्ट्स रट कर, कितना सा फैक्ट रटेंगे, करंट रटना है, मतलब करंट याद करना पड़ता है, भूगोल याद करना पड़ता है, पॉलिटी याद करना पड़ता है, हिस्ट्री याद करना पड़ता है। अगर इतनी सारे फैक्ट्स आप याद करने बैठे तो आप कितना कुछ कर पाएंगे। तो हमें एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है, माइंड में एक विजन डेवलप करना पड़ता है, उस विजन के साथ हमें अध्ययन करना चाहिए। और अगर हम उस विजन के साथ अध्ययन करते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि निम्न की ऊंचाई को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ दे दिया, जैसे जरगा दे दिया, धोनिया डूंगर दे दिया, कमलनाथ दे दिया, लीलागढ़ दे दिया। एक बी ऑप्शन में दे दिया, लीलागढ़ पहले दे दिया, फिर जरगा दे दिया, है ना। फिर कहा कि आरोही या अवरोही क्रम में इसको अरेंज कीजिए। तो ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर जिले की पर्वत चोटियों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए। यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए। तो इस तरह से अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, है ना, क्योंकि देखिए हर आप कक्षा अटेंड कर लेंगे, आप बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन एक विजन जो है ना वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अध्ययन आपको करना है, तो आपको अपना एक विजन भी डेवलप करना पड़ेगा साथ में। और वो विजन जरूरी नहीं कि जो क्लास में पढ़ाया गया है वही विजन हो, आप इससे इतर भी जाकर अपना एक विजन भी और डेवलप कर सकते हैं। मैं जो यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वो केवल एक इस अप्रोच में कि हम जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो फैक्ट के साथ साथ हम हमारा स्टडी प्लान भी तैयार करें, हमारे पढ़ने का तरीका भी हम अलग रूप में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आगे, तब हम उदयपुर के बाद में यहाँ देखिए बात करते हैं मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर में मुख्य रूप से राजसमंद की बात करते हैं। तो देखिए राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो राजसमंद में आती है कुंभलगढ़ 1224 मीटर। राजसमंद में कौन सी आती है, कुंभलगढ़ आती है 1224 मीटर। एक धोनिया डूंगर है, ये राजसमंद और उदयपुर की सीमा पर अवस्थित है। राजसमंद में भी इसका क्षेत्र है और उदयपुर में भी इसका क्षेत्र है 1183 मीटर मुख्य रूप से। अब हम और बात करते हैं जालोर की, तो जालोर में मुख्य रूप से कौन सा है, सुंदा पर्वत है जालोर में। डोरा पर्वत है, जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, वो कहाँ है, जालोर में है। सुंदा पर्वत है जालोर में, डोरा पर्वत जो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में है वो जालोर में है। उसके अलावा इसराना भाकर है वो जालोर में है, रोजा भाकर है जालोर में है, जारोला पहाड़ है वो जालोर में है। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पठार की। तो देखिए पठार जो है, प्रमुख पठार, उनको हमने एक ऊंचाई के क्रम में अरेंज किया है। राजस्थान के जो प्रमुख पठार है उनको हमने ऊंचाई के क्रम में अरेंज किया है। सबसे ऊंचा जो 1360 मीटर पठार है उसका नाम है उड़िया का पठार। ये कहाँ है, सिरोही में, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। तो उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार, उड़िया पठार क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है और ये गुरु शिखर के ठीक नीचे। अब पठार किसे कहते हैं, इस तरीके से दोनों किनारे खड़े ढाल युक्त हो, दोनों किनारे, किनारे क्या हो, खड़े ढाल युक्त, किनारे खड़े ढाल युक्त हो, खड़े ढाल युक्त हो, लेकिन मध्य का भाग क्या हो, सपाट हो, मध्य का भाग क्या हो, सपाट हो। किनारे खड़े ढाल युक्त हो और मध्य का भाग सपाट हो, वह क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। तो राजस्थान का जो प्रमुख पहला पठार है, प्रथम पठार है, वो है 1360 मीटर उड़िया पठार। गुरु शिखर के ठीक नीचे ये पठार हमें मिलता है। किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सिरोही में मिलता है उड़िया पठार। दूसरा है 1225 मीटर भोराट का पठार, कुंभलगढ़ और राज से गोगुंदा उदयपुर के मध्य, अर्थात कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर के मध्य ये पठार है। ये पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कहां से है, भोराट का पठार, इसको हम कहते हैं भोराट का पठार। भोराट का पठार कहां से है, कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक, अर्थात कुंभलगढ़ से गोगुंदा का जो भाग है, पठारी भाग, वो कहलाता है भोराट का पठार। तीसरा जो पठार है 1200 मीटर ऊंचाई उसकी है, आबू का पठार। सिरोही में ये गुंबदाकार संरचना में मिलता है,
गुंबदाकार संरचना में सिरोही में, वो पठार कहलाता है। आबू का जो पठारी खंड है बैथोलिथ के रूप में, ये किस रूप में है? बैथोलिथ के रूप में, विशाल बैथोलिथ के आकार में है। ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी की जो आंतरिक स्थलाकृति है, जब हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो बेस होता है, जो पेरेंट, जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं, कि भूगर्भ में अगर सबसे बड़ी स्थलाकृति कोई बनती है तो वो कहलाती है बैथोलिथ। और चूंकि अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रीकेम्ब्रियन काल में हुआ था, पृथ्वी के निर्माण के समय हुआ था, और ये आज अवशिष्ट के क्रम में, इसलिए क्या हुआ कि जो एक कठोर ग्रेनाइट संरचना थी जो बैथोलिथ के रूप में भूगर्भ के भीतर थी, इतने करोड़ों वर्षों पूर्व, अरबों वर्षों पूर्व जो भूगर्भ में थी, धीरे धीरे उसकी ऊपरी सतह जो कमजोर सेल संरचनाएं थी वो अपरदित होकर हट गई, और ये जो बैथोलिथ संरचना है ये सतह पर हमें दिखाई देने लगी, ये अनावृत हो गई। तो ये जो बैथोलिथ संरचना है, ये संरचना बैथोलिथ जो है, ये बैथोलिथ गुंबदाकार संरचना है, ठीक है। ये किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी की आभ्यंतरिक स्थलाकृति है। किस प्रकार की है? आभ्यंतरिक स्थलाकृति है, भीतर की स्थलाकृति है, जो कि इस पहाड़ी के ऊपर जितने भी चट्टानी क्रम था, समय के साथ साथ वो अपरदित हो गया, और अपरदित होने के बाद ये बैथोलिक चट्टानी समूह हमें सतह पर अनावृत दिखाई देने लगा। ये प्रमाणित करता है कि अरावली कितनी प्राचीन है, क्योंकि बैथोलिथ कभी भी सतह पर दिखाई नहीं देते। बैथोलिथ संरचनाएं सतह पर तभी दिखाई देगी जब वह पहाड़ी क्रम अपनी अंतिम अवस्था में, अपनी वृद्धावस्था में होगा। वह पहाड़ी क्रम अपनी वृद्धावस्था में होगा। डेविस और पेंक महोदय ने जो अपरदन की संकल्पनाएं दी है, उन संकल्पनाओं की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो कोई भी जो भूभाग होता है वो उत्थान होता है। उत्थान होने के बाद उसका जब निरंतर पतन होता है, उसमें बहुत सारे कारक काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम काम करते हैं, और उन प्रक्रमों के सामूहिक योगदान से जब वो भूभाग अपनी वृद्धावस्था में प्राप्त करता है, तब पहाड़ियों में ये बैथोलिथ संरचना में सतह पर अनावृत दिखाई देती है। जो आबू का पठार है, सिरोही का भाग, ये किस प्रकार की संरचना है? बैथोलिथ संरचना है। माउंट आबू शहर जो है वो इसी बैथोलिथ संरचना पर बसा हुआ है। जो हमारा आबू शहर है, वो आबू शहर इसी बैथोलिथ पर बसा हुआ है। अगला जो है, ये 3 मुख्य पठार थे जो हमारे किस में है? मुख्य रूप से 2 पठार सिरोही में है, एक पठार हमारा राजसमंद और कुंभलगढ़ के मध्य है। एक जो पठार है जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, वह चित्तौड़गढ़ का किला जिस जगह पर बना हुआ है उस पठार को कहते हैं मेसा का पठार, उसे कहते हैं मेसा का पठार। इसकी ऊंचाई 620 मीटर है, 620 मीटर है मेसा का पठार। ये भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार है। जब मेसा का पठार कब बनता है? जब अपरदन अवशिष्ट रूप में वह भाग दो ओर से नदियां गुजरे, और मध्य का जो कठोरतम भाग है वो अपरदन अवशेष के रूप में रहे, तो वह मेसा का पठार कहलाता है। ये एक संरचना मिलती है इस रूप में, ठीक है। तो ये जो ऊंचा भाग है, इस तरफ यहाँ नदी प्रवाहित होगी, मध्य में यहाँ नदी प्रवाहित होगी, ये जो भाग है नदी प्रवाहित होगी, इस तरफ भी नदी प्रवाहित होगी। तो 2 नदियों के मध्य का ऐसा भाग जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू पठार चट्टानी खंड है, और ये भाग कहलाता है मेसा। ये भाग कहलाता है मेसा। और ये जो छोटा खंड है कहीं के दिखता है, इसको कहते हैं बूटी, इसे कहते हैं बूटी, मेसा और बूटी। भौतिक भूगोल में हम ये स्थलाकृतियां पढ़ते हैं, मेसा और बूटी स्थलाकृति। तो जो चित्तौड़ का पठारी खंड है वो मेसा का पठार। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पठार है वो है लासड़िया का पठार। ये जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित और अपरदित पठार है। लासड़िया का पठार ये उदयपुर और सलूम्बर का जो क्षेत्र है उसमें मिलता है। एक महत्वपूर्ण पठार जो है वो अरावली से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पठार पढ़ रहे हैं तो यहाँ उसका भी जिक्र करना है, चर्चा करना जरूरी है, ताकि आप एक थोड़ा सा, क्योंकि निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही उसका हुआ है, लेकिन वो किसी अन्य भौतिक विभाग का हिस्सा है, लेकिन हम यहाँ उसका चर्चा करेंगे। ये अरावली का हिस्सा नहीं है। ऊपरमाल का पठार, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर ये बिजोलियां का जो खंड है, ये जो भाग है, ये भाग
ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। तो बाकी सारे जो पठार पढ़े हमने, उड़िया पठार, भोराट का पठार, आबू पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा पठार, ये पठार हमारे अरावली के भाग हैं। लेकिन अगर मान लो प्रश्न पूछ ले कभी कि निम्न में से कौन सा पठार अरावली का हिस्सा नहीं है, तो ऊपरमाल का जो पठार है वो अरावली का हिस्सा नहीं है। ऊपरमाल का जो पठारी भाग है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। नेक्स्ट, अरावली की अगर हम प्रमुख दर्रों की बात करें, दर्रों की हमने बात करी तो यहाँ देखो दो बात आपको ध्यान रखनी है, दर्रा भी इस्तेमाल हो रहा है और नाल भी इस्तेमाल हो रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है? डेफिनेशन के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है, परिभाषा के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है। अर्थात दो पहाड़ियों के मध्य का जो तंग रास्ता होता है, ये जो तंग रास्ता है, दो पहाड़ियों के मध्य का जो तंग रास्ता है, ये कहलाता है दर्रा। ये कहलाता है दर्रा। मध्य अरावली में हम इसे क्या कहते हैं? मध्य अरावली में हम इसे दर्रा कहते हैं। लेकिन दक्षिणी अरावली में हम इसी को नाल कहते हैं। दक्षिणी अरावली में हम इसी दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? नाल के नाम से। तो ये केवल क्षेत्रीय नाम है कि मध्य अरावली का जो खंड है वहां तंग पहाड़ी रास्तों को दर्रा कहा जाता है, जो आवागमन के साधन मार्ग का निर्माण करते हैं। आवागमन का मुख्य जो साधन है वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। दक्षिणी अरावली में इसे दर्रा के स्थान पर नाल के नाम से जाना जाता है। हम महत्वपूर्ण सारे दर्रों को इस डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से देखिए, राजसमंद जिले में कौन कौन से दर्रे हैं? राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं? तो देखिए, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में दिवेर की नाल राजसमंद में है, कामली गांठ जिसको हम कहते हैं वो राजसमंद में है, पगलिया की नाल, झीलवाड़ा की नाल, घोरम गांठ जो है, हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है, और देसुरी की नाल जो देसुरी से चारभुजा की का रास्ता जाता है, देसुरी की नाल। उदयपुर की नाल की बात करें तो उदयपुर में देबारी नाल, केवड़ा की नाल, देबारी नाल जो है वो हमारा चित्तौड़ और उदयपुर का मार्ग इसी देबारी नाल से होकर ही गुजरता है। फुलवारी की जो नाल है, यहाँ से मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल है, हाथी नाल उदयपुर में है, और झीलवाड़ा की जो नाल है वो उदयपुर में है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य झीलवाड़ा की नाल। ब्यावर, मध्य अरावली की बात करें तो ब्यावर में कछवाली दर्रा, ब्यावर में मुख्य रूप से कछवाली दर्रा, पीपली दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, उदावारी दर्रा जो है ब्यावर मध्य अरावली का, पीपली दर्रा मध्य अरावली का ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कछवाली दर्रा ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में, पीपली दर्रा ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में, उदावरी दर्रा ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में। बड़ दर्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो ब्यावर में है। पखारिया दर्रा ब्यावर पिसांगन का मार्ग जाता है। शिवपुरा घाट ब्यावर में है। पाली की बात करें तो पाली में है देशुरी नाल, पाली में है देशुरी नाल, पाली में कौन सी है? देशुरी नाल। ये जो है देशुरी नाल, ये देशुरी से चारभुजा का जो मार्ग है राजसमंद और पाली में, तो पाली में भी हम इसको ध्यान रखेंगे। तो पाली में भी कौन सी है? देशुरी नाल, वही नाल है, एक ही नाल। हम उसको ब्यावर के साथ भी, राजसमंद के साथ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो देशुरी नाल है वो पाली को किससे जोड़ती है? राजसमंद को जोड़ती है। तो पाली और राजसमंद का जोड़ने का जो मार्ग है वो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण देशुरी नाल, बड़नाला है ना। और बर ब्यावर मार्ग पर जो दर्रा है वो बड़ दर्रा जो ब्यावर में है, लेकिन पाली और ब्यावर को भी जोड़ने का काम करता है। पाली की तरफ भी मार्ग जाता है, तो बड़ दर्रे से मार्ग एक जोधपुर की तरफ चला जाता है और एक पाली की तरफ चला जाता है। ये जो हमारा बड़ दर्रा है, इस बड़ दर्रे से दो मार्ग जाते हैं, और ये बड़ चौराहा है, इस बड़ चौराहे से दो मार्ग जाते हैं। ये मार्ग जाता है जोधपुर की तरफ और एक मार्ग जाता है पाली सोजत की तरफ, पाली सोजत की तरफ। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो दर्रे हैं उनको हमने यहाँ अध्ययन किया। नेक्स्ट हम
अरावली में भी विशेष भौगोलिक शब्दावलियां, जैसे मरुस्थल में पढ़ा था वैसे यहाँ की जो भौगोलिक पहाड़ियों की शब्दावली उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए भाकर, एक महत्वपूर्ण वर्ड है भाकर। तो भाकर किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही में, हमने अभी पहाड़ियों के नाम पढ़े थे, रोजा भाकर, ईशाना भाकर, तो भाकर किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भाकर कहलाती है। तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, मतलब वो क्या होता है, इस तरह से उबड़ खाबड़ होती है, तो वो पहाड़ियां ईशाना भाकर और रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में। ये पूर्वी सिरोही की जो पहाड़ियां हैं, इस तरफ का जो हिस्सा है जालोर और सिरोही के मध्य का जो खंड है, ठीक है, तो पूर्वी सिरोही में भी है, जालोर में भी है। तो ये जो खंड है, ये खंड मुख्य रूप से क्या होता है, हमें पहाड़ियों का जो क्रम है वो हमें कहलाता है ना। भाकर पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, रोजा भाकर, ईशाना भाकर जो है वो जालोर में है। बाकी पूर्वी सिरोही की भी जो कुछ पहाड़ियां हैं वो उबड़ खाबड़ होगी, तो वो उनमें क्या कहें। गिरवा, उदयपुर शहर के चारों तरफ फैली तस्तरी नुमा पहाड़ियां, उदयपुर के चारों तरफ फैली तस्तरी नुमा पहाड़ियां वो कहलाती है गिरवा, या पूर्वी हटा दें। गिरवा, उदयपुर शहर के चारों तरफ फैली तस्तरी नुमा पहाड़ियां वो क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। देशरो, उदयपुर में रागा व जरगा पहाड़ियां, रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर जो हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है वो कहलाता है देशरो। उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य का भाग जो कि पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है, वो हरा भरा पूरे वर्ष रहने के कारण उसका नाम देशरो पैड़ा है। गिरवा जो है वो तस्तरी नुमा बेसिन है, था चारों तरफ पहाड़ियां ऊपर है, और ये एक जो डीप भाग है, ये डीप भाग है, ये बेसिन कहलाता है, तो ये कहलाता है गिरवा। ये पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो बाहर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और ये जो मध्य का जो डीप भाग है, गहरा भाग है, वो गिरवा कहलाता है। मगरा, मगरा भी पहाड़ियों का नाम है। ये उत्तर पश्चिमी उदयपुर में पाई जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियां, उदयपुर में उत्तर पश्चिमी भाग में जो पहाड़ियां मिलती है, वो उत्तर पश्चिम भाग की जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो मोती मगरा, हिरण मगरा, है ना। उदयपुर में तो हिरण मगरी के नाम से एक सेक्टर भी है, पूरा उदयपुर शहर में हिरण मगरी के नाम से एक सेक्टर है। तो जो मगरा है वो पहाड़ी, छोटी पहाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है। पश्चिमी सिरोही में, सॉरी, भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही के साथ किसमें है? पश्चिमी सिरोही में, जालोर की सीमा के साथ जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां भाकर पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा अरावली खंड है वो यहीं पूर्ण होता है, और अरावली पर्वतमाला का हमने यहाँ विस्तार से अध्ययन किया। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब, अतुल्यम अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ आपके जो साथी हैं उन साथियों को भी ये भेजें, ताकि उनके अध्ययन में, उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो, और वो भी इस चैनल का लाभ ले सकें। साथ ही साथ हमने अतुल्यम अकेडमी ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अतुल्यम अकेडमी ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, और वहाँ करंट अफेयर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हम और स्टेट एग्जाम्स के अलग अलग कोर्सेज आपको अवेलेबल कराएंगे।